तो आइए बच्चों, आज हम करते हैं चैप्टर फर्स्ट फिजिक्स क्लास 12 का एग्जाम्पल नंबर 1.1। इसमें हम क्या देखेंगे कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में लगभग क्या 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक सेकंड में। तो वो ये कह रहा है कि एक कूलम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा। समझ पा रहे हो क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि इतने इलेक्ट्रॉन 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो वो ये कह रहा है कि एक कूलम आवेश को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, एक सेकंड में इतने। तो एक बार बोल रहा है इलेक्ट्रॉन, दूसरी बार बोल रहा है चार्ज। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन से चार्ज निकालने का फॉर्मूला है कौन सा? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, Q बराबर प्लस माइनस है, नहीं है ना? तो बताइए, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर कैसा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव ना लगाते हुए हमें केवल ये पता करना है कि टाइम कितना लग रहा है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में। तो पहले तो ये चेक करते हैं कि 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक कितना चार्ज ले जा रहा है, इतने इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना ले जा रहा है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से Q इक्वल टू क्या होता है? Ne। यहां पर N कितना है? 10 की पावर 9 और E एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो होगा 1.6 कूलम। करेक्ट, ये Q मतलब कूलम। तो इतना कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक सेकंड में इस बॉडी से इस बॉडी तक। इतना कूलम हमें चाहिए, एक कूलम। इसको एक करना, यानी समझना बात को। 1.6 इंटू 10 रेज़ टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में एक सेकेंड लगता है। कितना सेकेंड लगता है? तो एक कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा? यहां एक करने के लिए, मुझे इसको एक करने के लिए इसमें कितने का भाग देना पड़ेगा? इसी पूरी क्वांटिटी का। एक कूलम बोल रहा है ना, और इधर टाइम चल ही रहा है, तो एक कूलम में वो टाइम पता चल जाएगा। तो इधर क्या करेंगे, इसको हटा के इधर नीचे डिवाइड कर देंगे। इधर क्या बचेगा? 1 कूलम, और इधर हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 और सेकेंड। करेक्ट, यही होगा। माइनस 10 घात ऊपर जाएगी तो काय की हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। यानी कुछ ये हो जाएगा आपका क्या? Q इक्वल टू 1 कूलम इक्वल 1 इंटू 10 की पावर 10 अपॉन में 1.6। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अब पॉइंट को हटाया तो ये 10 बन गया कि नहीं बन गया? तो क्या 10 में 16 से भाग जा रहा है? 10 में 16 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। तो क्या 100 में जाता है? नहीं जाता है पूरी तरीके से। क्या 1000 में जाता है? नहीं जाता। 10,000 में जाता है। तो हम क्या लिखेंगे? 10,000 के लिए इसके पास कितने जीरो होना चाहिए? कितने जीरो होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 4 जीरो होना चाहिए ना। तो एक इसके पास है, 3 इससे ले लेता है उधार। चुकाएगा ही नहीं, फिर ले लेगा लेकिन देगा नहीं वापस। तो ये हो गया कितने? 4 जीरो इसके पास हो गए। 3 उधार ले लिए। इसके पास कितने बचे? अब कितने बचे? 7 और नीचे 16। अब 16 से ये भाग देंगे तो आएगा 625। आप देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो 625 है। अब यहां पर डेसिमल कहां है, यानी पॉइंट कहां है? यहां पर है। इसको कहां लाना है? यहां पर लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो 2 अंक अगर लेफ्ट साइड में डेसिमल खिसकता है, यानी दशमलव अगर लेफ्ट साइड में 2 डिजिट खिसकता है तो उतना ही प्लस हो जाएगा। जितने अंक खिसकेगा लेफ्ट साइड में उतना प्लस, जितना अंक राइट साइड में खिसकते हैं उतना माइनस। ठीक है, तो ये 2 डिजिट खिसक के आ रहा है, यानी 6.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितना? 9। 7 और 2 9, क्योंकि लेफ्ट साइड में किसका है। तो एक कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में ये सेकंड तो चल ही रहा है ना, सेकंड। तो कितना सेकंड लगता है भैया? 6.25 इंटू 10 की पावर 9 सेकंड। इतने सेकंड लगता है। अगर हम इसको वर्ष में कन्वर्ट करते हैं तो एक कूलम चार्ज को ट्रांसफर होने में 198 वर्ष लगेंगे, 198 ईयर्स, इसी स्पीड के हिसाब से। अगर एक सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं तो
1 कूलम चार्ज ट्रांसफर होने में सेकंड इतने लगेंगे, वर्ष इतने लगेंगे। समझ में आई ना। अब एक चीज मैंने यहां बाजू में लिखी हुई है, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये काय का है, कॉपर का। काय का? कॉपर का। ये नोट करने वाली बात है। कॉपर के 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना बड़ा नहीं हो सकता, वो मैंने जूम करके बताया। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इतने इलेक्ट्रॉन। 1 सेंटीमीटर क्यूब कॉपर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, समझे ना। तो ये अलग अलग मेटल, अलग अलग मटेरियल, अलग अलग एलिमेंट के हिसाब से अलग अलग 1 सेंटीमीटर क्यूब में अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी। समझ में आया ना। क्या ये भी समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो लाइक करोगे। अभी लाइक कल भी नहीं मिले बेटा, नहीं मिले, नहीं किए, नहीं, झूठ बोल रहे हो। देखते हैं कल फिर से बढ़ते हैं कि नहीं। अगर इतने ही आ गए ना तो सही है, नहीं तो बेटा कल देखता हूं फिर तुम लोग। ठीक है बच्चे। तो आइए बच्चों, अब हम करते हैं 1.2 क्लास 12 फिजिक्स का एग्जाम्पल, चैप्टर फर्स्ट का। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक कप जल में कितना आवेश होता है, कितना चार्ज होता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एक कप जल में कितना जल होगा ना, मतलब एक कप में कितना जल होगा, क्वांटिटी कितनी होगी। तो वैसे तो एक कप जो हम साधारण जिससे हम चाय पीते हैं, उसमें जो एनसीईआरटी के हिसाब से कहा जा रहा है, वो कह रहा है 250 ग्राम, जो कि नहीं, पॉसिबल नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं, उसने कहा है तो 250 ग्राम, यानी बहुत बड़ा कप है ना, कप बड़ा है ना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी को। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 250 ग्राम इसमें जल है। कितना? 250 ग्राम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक मोल वाटर का मास जो होता है वो होता है 18 ग्राम। अब ये कैसे होता है वो देखिए। आप ये बताइए कि एक मोल मतलब H2O में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक मास कितना होता है? 1। तो इसके पास कितने हाइड्रोजन है? 2। और ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो 16 और 2 18 हो गए ना, 18 ग्राम हो गया। ठीक है, अब हमने कहा कि 18 ग्राम में एक मोल है। ठीक है, तो 1 ग्राम में कितने मोल होंगे? 1/18 मोल होंगे। और हमारे पास कितना ग्राम है? 250। तो 250 ग्राम में कितने मोल होंगे? 250 बटे में 18 ग्राम, 18 मोल। ठीक है, कितने मोल। अब ये देखिए, एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, सॉरी, एक मोल में वाटर के एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? मॉलिक्यूल बहुत छोटा होता है, मोल बड़ा होता है। ठीक है, बहुत छोटा होता है मॉलिक्यूल, यानी अणु। एक मोल में कितने अणु होते हैं? तो एक मोल में अणुओं की जो संख्या होती है वो होती है 6.02 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, एक मोल में। तो हमारे पास कितने मोल हैं? इतने। तो हम इतने मोलों में कितने अणु होंगे? देखो समझना, एक मोल में इतने अणु हैं, तो इतने मोल में कितने अणु होंगे? गुणा करना पड़ेगा ना। तो हम वही लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 250/18 मोल्स। ठीक है, इक्वल 250/18 इंटू 6.02 गुणा 10 की घात 23। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250/18 मोल्स, यानी 250/18 मोल्स में इतने अणु हो गए। और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं? देखो ध्यान से, H2O के एक अणु में 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के होंगे और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के होंगे, यानी टोटल हो गए 10 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, है ना। कितने? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन होंगे। तो इतने अणु हैं और एक अणु में इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है? 250/18 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 का और मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, 250/18 गुणा 10 की 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो।
2 से इसको डिवाइड कर दो 9 हो जाएगा, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब ये तो हो गए इतने मोल्स में इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, इतने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, क्योंकि हमें तो पूछा है चार्ज ना, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो इतने इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या करेंगे, टोटल चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, 10 इंटू 125 अपॉन 9 इंटू 6.02 गुणा 10 की घात 23 इंटू 1.6 गुणा 10 की घात -19, इसका और गुणा कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा इतना कूलम। इसका कैलकुलेशन कर लेना आप, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा, और नहीं आया हो समझ में तो बार बार इसको पॉज करके समझ लेना, फिर दोबारा रिप्ले करके आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।